हेलो एवरीवन, मैं आपका होस्ट पवन। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी ऑफ डार्कनेस। हमारा मोटिव है कि लोगों को रियल लाइफ में घटे हुए घटनाओं को कहानी के रूप में आपके सामने प्रेजेंट करने की। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। ये घटना है मेरे दोस्त राजू की, जो कि दिल्ली का रहने वाला है। ये घटना लगभग 15 साल पहले की है, जब राजू 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। आगे की घटना में राजू के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरे घर के आगे एक पार्क था, जहां हम रोज शाम को क्रिकेट खेलते थे। पार्क के बगल में ही एक खाली घर था, क्योंकि उस घर में एक बार भीषण आग लग गई थी, जिससे वहाँ रहने वाले परिवार की मौत हो गई। जिस घटना के बाद से उस घर में कोई नहीं रहता था। वो घर डरावना तो था, क्योंकि उसके जले हुए काले दीवार और उसके पुराने इतिहास की वजह से, लेकिन वो घर हमारा अड्डा देने का जगह भी था। रोज क्रिकेट खेलने के बाद हम वहाँ बैठ कर अड्डा देते थे। ऐसे ही एक शाम की बात है, जब हम अपना खेल ख़त्म करके वहाँ अड्डा दे के घर आने में काफ़ी लेट हो गए। मैं और मेरा छोटा भाई घर आके जब वो सोने गए, तब याद आया हम अपना क्रिकेट किट भूल चुके हैं वहाँ पे। अगले दिन संडे था, इसलिए सुबह को हमारा मैच भी होना था। इसलिए मैं और मेरा छोटा भाई घर में किसी को बिना बताए अपना क्रिकेट किट लेने के लिए टॉर्च लेकर निकल पड़े। रास्ते में लाइट तो थी, लेकिन वो घर की तरफ एक अलग ही सन्नाटा था, एक अलग ही अंधेरा बस रहा था वहाँ पे। मैंने अपने भाई के साथ आगे बढ़ने लगा। जब हम उस घर के पास पहुँचे, तो बैट में बॉल मारने की आवाज़ आने लगी, जैसे मानो कोई अंदर क्रिकेट खेल रहा हूँ। लेकिन जब हम घर के अंदर जाके टॉर्च ऑन किया, वहाँ से आवाज़ आना बंद हो गया। हमारा क्रिकेट किट वही पड़ा हुआ मिला, लेकिन अब उस घर के एक कमरे से किसी के डरावने तरीके से रोने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बहुत ही तड़प रहा हो। मैं और मेरा भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़े, तो अगले कमरे में जाते ही हमें एक मांस सड़ी बदबू आने लगी। हमने अपना हाथ से अपना नाक ढक लिया, और जैसे ही टॉर्च ऑन किया तो देखा आगे एक डेड बॉडी हवा में लहर रही थी। उस पर लाइट पड़ते ही उसने हमारी तरफ अपना मुंह घुमाया। उसका मुंह और बॉडी बिल्कुल जले हुए थे, और सड़ा हुआ मांस उसकी बॉडी से टपक रही थी नीचे को। काले से खून के धब्बे गिर रहे थे नीचे को। वो हमें अपने हाथों से अपनी ओर आने के लिए इशारे करने लगा। हम अपने पास बुला रहा था वो। हमारे पैर तो मानो जम चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने अपने भाई का हाथ पकड़ा और घर को दौड़ लगा दी। हम जैसे तैसे घर पहुंचे और मम्मी पापा को सारी घटना बताई। उसके 3-4 दिन बाद तक हमारे सपने में वो रोज वही डेड बॉडी आती थी, और ठीक अपने हाथों के इशारे से अपनी ओर बुलाती थी। अगले 3-4 दिन तक हमारा बुखार नहीं उतरा, 1000 दवाई खाने के बाद भी। जब हमारा बुखार ठीक नहीं हो रहा था, तो उन्होंने हमें पास के ही किसी पुजारी जी से दिखाया। उन्होंने हमें सुबह शाम हनुमान चालीसा पाठ करने का सलाह दिया, और श्याम जी के चरणों के एक एक फूल दिए, और कहा कि इन्हें अपने तकिए के नीचे रखकर सोना। इसके बाद धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब ऐसे ही सोचिए, ऐसा एक घर जहाँ पे आप डेली लाइफ में अपना रोज का काम कर रहे हैं, रोज सब कुछ कर रहे हैं, और अचानक वही जगह आपके साथ एक पैरानॉर्मल घटना हो जाती है। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, और ये एक्सपीरियंस केवल वही समझ सकता है जिसके लाइफ में ऐसी कोई घटना हुई हो। तो चलिए आगे अगली कहानी की ओर, जो काफ़ी रोमांचक है। हमारी अगली घटना है झारखंड की। ये हमारे सब्सक्राइबर दीपक, उनकी ही लाइफ में घटी हुई घटना है। तो आगे की कहानी में दीपक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम दीपक है, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। मेरा घर गांव में होने के कारण वहाँ खेत की हरियाली बहुत ही है, जो दिन में तो बहुत खूबसूरत लगती है,
लेकिन रात होते ही एक अलग ही सन्नाटा बज जाता है गांव में। रात को सिर्फ भेड़िए की रोने की आवाज़ और कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आती है। ये घटना लगभग 2007 की है, जब गांव में कहीं लाइट पहुंची थी तो कहीं नहीं। हमारे गांव के पड़ोस वाले गांव में हर साल रामलीला होती है, जिसे देखने हम बहुत उत्सुक रहते हैं। ऐसे ही एक शाम की बात है, मैं और मेरा बड़ा भाई रामलीला देखने का प्लान बनाते हैं। हम लगभग 8 बजे तक रामलीला पहुंच चुके थे। हमने पूरी रामलीला देखी और उसमें इतना मगन हो गए कि टाइम का पता ही नहीं चला। रात के लगभग 12:30 बजे रामलीला ख़त्म हुई। अब हमें घर आना था। हमारा घर वहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर था। एक कच्चा रास्ता भी था जहाँ से घर 4 किलोमीटर दूर पड़ता था। मैं और मेरा भाई उस कच्चे सड़क से चलकर घर आने का प्लान करते हैं। सामने काफ़ी धान के खेत थे और रास्ते में एक तरफ नदी भी थी, जिससे रास्ता बहुत खूबसूरत लगता था, लेकिन काफ़ी डरावना भी था क्योंकि वहाँ से कोई आता जाता नहीं था। जब हमने वो धान के खेत से चलना स्टार्ट किया तो उसके लगभग 1 घंटे बाद हमें अभी तक अपने घर पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन हमने नोटिस किया हमने जहाँ से चलना स्टार्ट किया है हम अभी भी वहीं पे ही है। इसको नोटिस करने के बाद हम बहुत डर गए। फिर हमने सोचा आगे बढ़ने का। हम फिर धीरे धीरे आगे चलने लगे। खेत के साइड में अब हमें 5-6 लोग बैठे दिखाई दिए, जिन्होंने सफ़ेद पोशाक पहन रखी थी। मैंने भैया से कहा हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए, लेकिन भैया ने मेरे को चुप कराते हुए कहा आगे चलते रहे और कोई आवाज़ मत करना। मेरे मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन तो थे, लेकिन मैं भैया के आगे अब कुछ नहीं बोल पाया और हम आगे चलते रहे। अचानक पीछे से बहुत अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बहुत ज़ोर से हंस रहा हो। अचानक कान के पास से आके कोई बोल रहा हो कहाँ जा रहा है, हमारे साथ यही रुक जा। मेरे भाई ने मेरे हाथ को और कस के पकड़ा और बोला कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। मैं भी भाई के बात मानकर सामने देखते हुए लंबे पैरों से आगे चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद ही पीछे से आवाज़ आना बंद हो गया। अब लगभग हमारा घर 1 किलोमीटर दूरी पर था और खेत भी ख़त्म होने वाले थे। खेत के आगे एक तालाब था और इसके आगे एक जंगल, फिर हमारा घर। लेकिन खेत ख़त्म होने के बाद तभी मेरे को एक औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। वो बहुत ही दर्दनाक तरीके से रो रही थी। मैंने अपना नज़र घुमाया तो चाँद की रोशनी में वो औरत एक खेत के किनारे बैठी हुई दिखाई पड़ी, जिसने एक सफ़ेद साड़ी पहन रखा था। चाँद की रोशनी में वो साड़ी चमक रही थी। मैंने अपने भाई से कहा कि हमें उस औरत की मदद करनी चाहिए, तो उसने मुझे डरते हुए बोला कि वहाँ कोई औरत नहीं है, चल मेरे साथ चुपचाप। मेरे को कुछ समझ नहीं आया और मैंने उसका हाथ छुड़ाते हुए कहा कि मेरे को देखने दे, मैं देख के आता हूँ। उसने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी बातें अनसुना कर दी। उस औरत के पास पहुंचकर मुझे एक अजीब सा मांस सड़ने की बदबू आने लगी। उस औरत का घूंघट लंबा था, जिससे मेरे को उनकी शक्ल नज़र नहीं आ रही थी। मैंने उनकी 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो अपने जैसे रोई जा रही थी। अब मैंने उनके कंधे पर हाथ रखने का सोचा और अपने हाथों से जैसे ही मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा, उनका अचानक रोना बंद हो गया। अब मानो पूरे खेत में सन्नाटा बस गया था। अब वो औरत अपनी जगह पर खड़ी हुई और अपना घूंघट हटा दिया। उसके बाद मैंने जो देखा, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने देखा कि उस औरत के सर के बाल नाक के बराबर थे। उसकी नाक बहुत लंबी थी, मुंह में बहुत सारे फोड़े जैसे हो रखे थे और उसके मुंह का मांस सड़े हुए थे। नाखून लंबे से थे और आंखें मानो लाल की जल रहे हो।
उसे सामने देखकर मैं अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। अचानक पीछे से मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़कर दौड़ने के लिए कहा। तब मेरे को होश आया और मैं दौड़ने लगा। पीछे से उस औरत की दौड़ने की आवाज़ आने लगी जो हमें हमारे नाम से अपनी ओर बुला रही थी। चारों तरफ लग रहा था तूफान शुरू हो गया है। बड़े बड़े पेड़ हिल रहे थे और लग रहा था अभी हमारे ऊपर गिरेगा। जैसे तैसे हम घर पे पहुंचे और वहाँ पहुंचकर बेहोश होकर गिर पड़े। हमारे गिरने की आवाज़ से घर वाले आ गए और पकड़कर हमें अंदर ले गए। सुबह को आँख खुली तो घर वाले पास में बैठे थे। फिर रात की सारी घटना बताई। तब घर वालों ने बताया कि कल पूर्णिमा की रात थी, जिस वजह से हमें इतनी रात को उस रास्ते से आना ठीक नहीं हुआ। आई होप आपको इस कहानियाँ पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आए तो काइंडली like this channel, subscribe this channel and like my videos. Thank you.